जब मैं इंडिया आता हूँ तो ट्रैफिक से परेशान होकर ना मैं एमपीवी में आराम से रेस्ट करके चलना चाहता हूँ। तो फ्यूल एक रीजन था इस सेगमेंट की गाड़ियों से इस पे टिके रहने का या इस पे डाइवर्ट होने का। 30 प्लस का एवरेज। एक वाकया हुआ था मेरे साथ जहाँ पे अचानक से सड़क पे चलते चलते ईपीएस की एरर लाइट ऑन हो गई थी और मैं उस दौरान वैसे तो करना नहीं चाहिए, मैं कॉल पे ही था और वो ईपीएस की लाइट ऑन हुई और वेटिंग में मेरे पास 6 कॉलें आ गई थी लैंडलाइन नंबर से। जब मैंने उस कॉल को काट के वो फोन उठाया फाइनली तो मारुति की तरफ से कॉल आ रही थी और मारुति के कंट्रोल सिस्टम से वो कॉल थी सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए मैं सेफ हूँ कि नहीं और गाड़ी के अंदर क्या एरर है उसके बारे में मुझे ब्रीफ करने के लिए। जैसा कि डिवाइडर्स होते हैं, फुटपाथ के डिवाइडर्स होते हैं, एक बार किसी रीजन से वो गाड़ी मेरी फुटपाथ पे चढ़ गई और वो टायर कट गया। अच्छा। और ये मेरे 2 टायर्स के साथ हो चुका है। फेंडर्स बहुत हल्के हैं इसके। हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम है सत्यम एंड मैं हाजिर हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी ओनरशिप सीरीज को। साल 2024 जो है वो रहा एसयूवीज और एमपीवीज के नाम। अगर एक फिगर मैं कोट करूं सो लगभग 27 लाख से भी ज्यादा जो है एमपीवीज और एसयूवीज यानी टोटल जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं वो इंडिया में सेल हुई। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही गाड़ी के बारे में जो कि एक एमपीवी है, मल्टीपर्पज व्हीकल है, 6 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है, थोड़ी स्टाइलिश भी लगती है, कंफर्टेबल भी है, अलग अलग फ्यूल ऑप्शंस जो हैं वो भी मिलती हैं। तो इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि ऐसा कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं। एंड चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के हमारे ओनर से और दिखाता हूं किस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जी आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी XL6 के बारे में। ये जो गाड़ी है मैं सच बताऊं इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। 1500 सीसी का इंजन आता है, 1.5 लीटर, 1462 सीसी टू बी प्रिसाइज इसमें इंजन होता है एंड 88 पीएस की पावर ये सीएनजी में जनरेट करता है। लगभग 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें होता है। XL6 जो है और अर्टिगा, इसमें मोटा मोटा डिफरेंस क्या है कई लोग नहीं समझ पाते, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। XL6 जो है ये सिर्फ आपको 6 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है। जो मिडिल रो है उसमें आपको कैप्टन सीट्स ऑफर की जाती हैं। जो बाहर के देश हैं वहां पर XL7 आती है जिसमें बीच में आपको बेंच सीटिंग जो है वो मिलती है और कुल मिलाकर 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके ओनर से और समझने वाले हैं कि उन्होंने XL6 को क्यों लिया, कितना समय हो गया इसको चलाते हुए, क्या मेंटेनेंस जो है वो आता है और अर्टिगा के ऊपर या फिर किसी और गाड़ी के ऊपर उन्होंने इसको क्यों प्रेफर किया। तो आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान, एक बहुत ही अमेजिंग इंसान जिनको गाड़ियों की भी बहुत सारी नॉलेज है और वो कार एंथुसियास्ट भी हैं एक तरीके से। हमारे साथ है मिस्टर स्मिथ। आइए बात करते हैं इनसे। कैसे हैं? हाय, कैसे हो? बढ़िया। मैं बहुत अच्छा। प्लीज सबसे पहले जानना चाहूंगा कितना टाइम हुआ इसको चलाते हुए आपको? लगभग 2 साल कंप्लीट किए मैंने, कंप्लीट होने वाले हैं। 23 महीने का मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ रहा है। 23 मंथ्स का एक्सपीरियंस रहा है। एंड ये कौन सा वेरिएंट है और क्या कॉस्ट है इसकी? ये XL6 Zeta सीएनजी वेरिएंट है, पेट्रोल एंड सीएनजी है। 2023 मॉडल है। जब Zeta में XL6 में एक्चुअली सीएनजी जब लॉन्च हुई थी जी, और तीसरे महीने में मैंने ये परचेज की थी, मार्च में। लगभग 14 लाख के आसपास की गाड़ी मुझे हरियाणा से रजिस्टर करके पड़ी थी मुझे। अच्छा। एंड दिस इज सीएनजी। एक ही वेरिएंट जो है सीएनजी में आता है वो है जेटा वाला वेरिएंट। इनिशियली मैंने एक यूज्ड कार ही देखना चालू की थी कि ठीक है मैं एक यूज्ड कार और ले लेता हूँ, सेडान पे मेरा मन बना था। फिर धीरे धीरे जब गाड़ियां मार्केट में देखी तो मेरा मैग्नाइट की तरफ बड़ा ही मतलब मेरा जो था ध्यान था मैग्नाइट की तरफ गया। पेट्रोल वेरिएंट उस टाइम में देख रहा था। फिर मेरे किसी कजन ने मुझे बोला कि भाई ऐसे डिस्कशन में उसने बोला कि मैं किया प्लान कर रहा हूँ, तो मैं किया सेल्टोस। अच्छा। मेरा मन हुआ कि भाई अब ये किया सेल्टोस ले रहा था, फिर मैं भी किया सेल्टोस की तरफ मेरा रुख बना। फिर मैं क्रेटा की तरफ मूव हुआ। उसके बाद फिर अचानक से मेरे XL6 पे हमारी पूरे फैमिली का एक डिसीजन आया कि हम XL6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट एक प्लेटफॉर्म का भी था जिसके थ्रू मैंने गाड़ी परचेज की थी। अच्छा। तो उधर मुझे कमिटमेंट कुछ मिली थी डिलीवरी की, और क्रेटा पे जैसा मालूम 6 से 8 महीने की वेटिंग पीरियड चलता है। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म से कमिटमेंट मिला कि जी 15-20 दिन में, महीने भर में हम गाड़ी डिलीवर कर देंगे। और वो वेट करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ और फिर जब दोबारा से हमने रिकंसिलिएशन किया तो ये गाड़ी हमें समझ में आई। दोबारा हमने जब गाड़ी ढूंढना स्टार्ट की तो हमें गाड़ी समझ में आई और बुकिंग से 1 महीने के अंदर मुझे गाड़ी मिल गई थी उस टाइम।
सो मैं ये समझना चाहता हूँ, जो आप ये बोल रहे हो कि बहुत सारी गाड़ियां तब भी आप इवेलुएट कर रहे थे, ये 6 सीटर गाड़ी है, जी। और कौन कौन सी गाड़ियों को तब आप इवेलुएट कर रहे थे और वो क्यों नहीं ली? क्या सिर्फ वेटिंग पीरियड ही, जैसे क्रेटा का आपने बताया उसका वेटिंग पीरियड एक रीजन समझ में आया, और कौन सी गाड़ियां तब आपने इवेलुएट की? मैं मैग्नाइट देखी थी मैंने, पेट्रोल था, बट वो तो 5 सीटर 5 सीटर में आ गई। 5 सीटर। उसके बाद जब मैंने अपग्रेड किया तो मेरा क्रेटा तक लेने का मेरा अपना बजट, जो मेरा अपना बजट अलाउ, पॉकेट अलाउ करा, तो क्रेटा तक लेने का था। मैंने पेट्रोल वेरिएंट, एसएक्स वेरिएंट जो पेट्रोल में आता है, मैंने वो वेरिएंट तक मैं देख रहा था। क्रेटा पे बुकिंग हो गई थी, बुकिंग पीरियड एक तो लंबा था, दूसरा था कि हाँ ठीक है, एसयूवी मिड लेवल एसयूवी रेंज में जाना है। फिर मेरी जीजू से बात हुई, वो क्रेटा ऑलरेडी उनका 5 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर किया कि भाई क्रेटा लेना है तो आप ब्लड या खून, पेट्रोल नहीं, ब्लड जलाने के लिए रेडी रहना। अच्छा, और ऐसा। उसी दौरान उन्होंने एक्सेल 6 हाइब्रिड मॉडल खरीदा था। अच्छा, जब मैंने उनसे वो कंफर्ट स्मार्ट हाइब्रिड है, वो मतलब फुल हाइब्रिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो नहीं है वो। वो दुबई रहते हैं और उनके पास वहाँ अलग लेवल की गाड़ियां हैं। हाँ। जब इंडिया वापस आते हैं तो उन्होंने वहाँ फिलहाल उस दौरान की ड्राइव की, उन्होंने एक्सेल 6 ली। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लग्जरी रेंज से आके आप ये रेंज में क्यों आना चाह रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भाई जब मैं इंडिया आता हूँ तो ट्रैफिक से परेशान होकर ना, मैं एमपीवी में आराम से रेस्ट करके चलना चाहता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने इसको इसके लग्जरी कह लीजिए या इसके जो जितने फीचर्स हैं, तो उसको अगर reliable मैं बनाते हैं। बोलूं स्मिथ जी, तो मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूँ कि शायद जो आपके आसपास थे आपके रिलेटिव्स, उन्होंने एक तरीके से गाइड किया या इन्फ्लुएंस होकर के इस गाड़ी के लिए हाँ, आपने मेरी फैमिली इससे का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा। बट एक क्विक क्वेश्चन मेरा ये भी है, ठीक है फैमिली का इन्फ्लुएंस है, बट जब आप गाड़ी देखने जाते हो ना, तो आपका भी कहीं ना कहीं एक मन होता ही है। जब ये गाड़ी थी मार्केट में तो और भी गाड़ियां थी एमपीवी वाले सेगमेंट में, जैसे कारेंस थी। कारेंस थोड़ी सी और ज्यादा लगता है कि अपडेटेड या अप मार्केट लगती है, हालांकि नो डाउट इसके डिजाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक लग्जरी टच उसके अंदर आता है, थोड़ा सा आता है लुक वाइज भी, Interiors बिकॉज एलईडी डीआरएल्स अच्छे से मिलते हैं, शेप बड़ी अच्छी से मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में बड़े सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो वो वाला आपने कंसिडर क्यों नहीं किया? या अर्टिगा भी आती है, अर्टिगा मैंने सस्ती बताया- पड़ती है इससे। जी। तो 2011 से मेरे फादर सीएनजी ड्राइव करते रहे, अच्छा, और उनका झुकाव जो था वो सीएनजी की तरफ ज्यादा था। वो जो पैसे बचते हैं उसका मजा मैंने भी कुछ दिन अपनी i20 में किट लगवा के लिया है। हाँ, और फिर ये लगता है कि फिर मैं पेट्रोल क्यों डलवाऊं, हाँ, मतलब आप सीएनजी डलवाइए, आप यहाँ से गुड़गांव जाइए, गुड़गांव से वापस इधर आ जाइए, और आपके टैंक में फिर भी गुड़गांव जाने तक का सीएनजी बचा रहता है। और वही आप पेट्रोल पे ड्राइव कीजिए तो आप लगभग 1200-1300 रुपया 1500 रुपये का पेट्रोल आप जला चुके होते हैं। तो फ्यूल एक रीजन था इस सेगमेंट की गाड़ियों से इस पे टिके रहने का या इस पे डाइवर्ट होने का। सो मोटा मोटी जैसा कि स्मिथ जी ने कहा कि फ्यूल एक बहुत बड़ा रीजन होता है। आप किस साइज की गाड़ी चलाते हो, इस साइज की गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में चलाते हो ना, तो भाई आपको एवरेज एनीथिंग बिटवीन 8 से लेकर के 12-13 तक मिल सकती है। लेकिन जब आप सीएनजी में ड्राइव करते हो ऐसी गाड़ी को, सो जो क्लेम्ड माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 26 के आसपास की माइलेज आपको इसमें मिलती है। अगर आप भी इस सेगमेंट की गाड़ी कोई चलाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको किस तरीके की माइलेज मिलती है। बाकी स्मिथ जी, अब माइलेज की ही मैं बात करना चाहता हूँ। दिल्ली नोएडा से गुड़गांव आप मेरा रनिंग सेंट्रल दिल्ली तक है। सेंट्रल दिल्ली ऑन एन एवरेज कितना सिटी ड्राइविंग है, और सिटी ड्राइविंग में आपको क्या एवरेज मिलती है इसमें? टेंटेटिव 62 किलोमीटर्स मेरा डेली का डेली अप डाउन। और एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं सिर्फ ट्रैफिक की लाइन में लग जाता हूँ और ऑफिस ट्रैफिक की लाइन में ही पहुंचता हूँ मैं। ड्राइव तो क्या ही कर सकते, धीरे धीरे हम पूरा बम्पर टू बम्पर। लेकिन फिर भी सिटी में इसका 22 किलोमीटर्स का इसका एवरेज पर किलो सीएनजी निकल जाता है। सो ये बिल्कुल आप वो फिगर बता रहे हैं जो एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाले में आपको मिलती है। सो 22 की एवरेज मिलती है भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अगर आप 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ड्राइव करो ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और ऑटोमेटिक ड्राइव करो, तो भाई आपके आंसू तो निकल ही जाने वाले हैं। आउट ऑफ स्टेशन लेकर जाते हैं आप? हाँ, आउट ऑफ स्टेशन मेरे लगभग 5-6 ट्रिप्स हो चुके हैं। लॉन्गेस्ट हमारा बनारस का था, उसमें एक ओनरशिप रिव्यू में महेंद्र थे आपके साथ। हाँ। तो वो मेरी गाड़ी में मेरे साथ बनारस गए थे, और एक नैनीताल का ट्रिप किया था हमने। तो उस पर भी मतलब मुझे हाईवे पे हर जगह सीएनजी मिलती गई। हाँ। और अच्छे इकोनॉमिक वैल्यू पे हमने ये ट्रिप कवर किया। कितना मतलब औसतन कितना आपको माइलेज अचीव हुआ है उसमें? उस पे हमने 30 प्लस का एवरेज, जब मैंने ड्राइव किया तो वो 30 प्लस था, जब महेंद्र ड्राइव कर रहे थे तो वो 23-24 के आसपास मेंटेन हुआ था। So this is the kind of average that you get from a CNG car
और वो भी इस साइज की सीएनजी कार। मैंने बहुत पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और मैंने उसमें ये बताया था कि भाई आप 100 रुपए में जो है दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश तक का ट्रिप कर सकते हो सीएनजी गाड़ी में पर पर्सन, अगर आप इसमें 5 या 6 लोग ट्रैवल कर रहे हो। तो यानी कि 500-600 रुपए में बहुत हरिद्वार मैंने किफायती हो जाता है। एक सिलेंडर में यहाँ से कवर किया हुआ है। नोएडा से अगर मैं बात करूँ हरिद्वार तक की, जो वृंदावन वाला, जो वृंदा होटल वाला जो उनका सीएनजी पंप है, वहां तक मैंने एक सिलेंडर में इसको ड्राइव किया। टैंक की कैपेसिटी क्या है इसकी? टैंक की कैपेसिटी 12 kgs का टैंक है, जिसमें औसतन 7.5 किलो गैस आती है इसके अंदर। 7.5 किलो गैस में अगर मैं सिटी की बात करूँ तो सिटी में मैं इसको 160 से 170 के बीच में इसको मैं कवर करता हूँ एक टैंक से। और पेट्रोल पे कितना चलाते हो? पेट्रोल पे बहुत अगर कहीं गैस नहीं मिली तो पेट्रोल पे पुश किया इसको। पेट्रोल पे भी मेरा आइडिया है कि मुझे एवरेज, क्योंकि एक फ्यूल पे जब लंबे टाइम तक आप रन करते हैं, उसके बाद अल्टरनेट फ्यूल पे आप स्विच करते हैं तो एवरेज उस पे डाउन मिलता है। फिर पेट्रोल पे मैंने 16 to 18 के बीच में कहीं ना कहीं सिटी के अंदर मैंने इसके निकाला। ये जो चीज है ना, ये मैं बहुत बिगिनियर लेवल के ड्राइवर्स के लिए बोल रहा हूँ। कई लोग ये नहीं समझते हैं और इसमें किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो सीएनजी की गाड़ी है ना, वो सिर्फ सीएनजी टैंक पर चलती है। ऐसा नहीं होता है। जो सीएनजी की गाड़ी है उसमें आपको पेट्रोल टैंक भी जो है वो ऑफर किया जाता है। आप ये मान के चलिए कि एक सेकेंडरी फ्यूल ऑप्शन की तरह, बिकॉज प्राइमरी फ्यूल ऑप्शन क्योंकि सीएनजी आप ले रहे हैं तो उसमें सीएनजी का ही प्राइमरी रोल है। कभी किसी इमरजेंसी में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यू आर रनिंग आउट ऑफ सीएनजी, तो ऐसे समय पर पेट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो चीज है ये सभी बिगिनियर वाले लोगों के लिए है। सो मारुति की गाड़ियों में सेफ्टी हमेशा से जो है एक कंसर्न रहता है। तो अब हम सेफ्टी की बात भी करेंगे, फॉलोड बाय टेक किस तरीके का है और कन्वीनियंस के लिहाज से क्या चीजें हैं, एंड देन कंक्लूड करेंगे मेंटेनेंस के ऊपर। सो 4 एयरबैग स्टैंडर्ड जो है एक्सेल 6 में ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी ऑफर की जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, बट एक्सेल 6 में ये चीजें ना काफी टाइम से जो हैं ऑफर की जाती हैं। सेफ्टी की बात करते हैं। हाउ सेफ डू यू फील इन दिस कार? सेफ्टी सर, मैं जो पैरामीटर पे उसको अगर मैं जज करूँ तो बिल्कुल गाड़ी और ड्राइवर दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मैं रैश ड्राइविंग की बात करूँ एक एमपीवी के साथ, तो चाहे वो से एनी व्हीकल वो सेफ नहीं है। बट क्योंकि मैं एक एमपीवी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं इसको सेफली ड्राइव करता हूँ। और जैसे इसके एंसेस्टर मॉडल्स के साथ है कि वो 3 स्टार रेटिंग उसको शायद मिली हुई है। जो इसका एंसेस्टर मॉडल अर्टिगा उसको 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। उसके बाद इसमें अपग्रेडेड इसके अंदर 4 एयरबैग्स आने लग गए, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि चलिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको कि हाँ 3 पॉइंट रेटिंग पहले से थी। उसके बाद काफी अपग्रेड से जब ये गाड़ी वापस आई तो उसके अंदर एयरबैग्स वगैरह जो सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो कभी अनसेफ फील नहीं हुआ और कभी ऐसा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी फील नहीं हुआ। टेक के हिसाब से गाड़ी कैसे फील होती है? क्योंकि मैं जैसा आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि कारेंस है, जैसे सो कारेंस में टेक है, बहुत सारी चीजें हैं। सो उस हिसाब से या आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो ऐसा लगता है कि यार ये जरूरी चीजें हैं, ये हैं कुछ जरूरी चीजें हैं जो मिसिंग है, होनी चाहिए थी। सुजुकी कनेक्ट इसके साथ आता है। एक वाकया हुआ था मेरे साथ जहाँ पे अचानक से सड़क पे चलते चलते ईपीएस की एरर लाइट ऑन हो गई थी, और मैं उस दौरान वैसे तो करना नहीं चाहिए, मैं कॉल पे ही था, और वो ईपीएस की लाइट ऑन हुई और वेटिंग में मेरे पास 6 कॉलें आ गई थी लैंडलाइन नंबर से। जब मैंने उस कॉल को काट के वो फोन उठाया फाइनली, तो मारुति की तरफ से कॉल आ रही थी और मारुति के कंट्रोल सिस्टम से वो कॉल थी, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए मैं सेफ हूँ कि नहीं और गाड़ी के अंदर क्या एरर है उसके बारे में मुझे ब्रीफ करने के लिए। अच्छा, मतलब ये इम्प्रॉम्प्टू रिस्पांस था उनका एकदम से? हाँ, वो लाइट ऑन हुई और मेरे ख्याल से मैंने शायद 50 मीटर ड्राइव किया होगा, धीरे धीरे ट्रैफिक में, हल्के ट्रैफिक में ही था, और मुझे वो कॉल वहां से आ गई मारुति की तरफ से, वो चेक करने के लिए whether I'm safe or not, और गाड़ी में क्या इशू है और उसके बारे में आगे क्या ड्राइव करना है या टो करना है, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने मुझे बड़े डिटेल में ब्रीफ किया। तो ये मैंने ना अभी तक किसी ब्रांड में मैंने अभी तक सुना था, मतलब मैंने कोई बहुत बड़े ब्रांड तक मैंने ड्राइव नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने इन छोटे मिड रेंज ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी तक ये फीचर्स के बारे में किसी सुना नहीं था, और ये सर्विस के बारे में मैंने अभी तक मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे उसके लिए उस केस में मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ये मैं भी सुन के थोड़ा हैरान हूँ कि
मारुति में जो है इस तरीके की चीज आ रही है कि वो इमीडिएटली आपको कॉल कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स जो गाड़ी से ऐप तक पहुंच रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में गाड़ी आपको कैसे लगती है? बेसिक कनेक्टिविटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ब्लूटूथ वगैरह, बट ओवरऑल कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है? सपोर्ट वायर के थ्रू है, वायर्ड सपोर्ट करती है। और कोई फीचर है जो आप इसमें मिस करते हो, जो आपको ऐसा लगता है ये होना चाहिए? और साथ ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल फीचर आपको क्या लगता है? उसमें फीचर्स से तो देखिए लोडेड है ये गाड़ी। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा फीचर मुझे मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मैं ऑल्टो और i20 सेकंड जनरेशन में चलाता हुआ आया हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा कोई फीचर नहीं जिसको मैं इसमें गाड़ी में मिस करता हूँ। हाँ, कभी कभी लगता है कि कुछ मेजर थोड़ी सी चेंजेस होने चाहिए गाड़ी में। जैसे इस गाड़ी के सीटिंग में थोड़ी सी मुझे वो महसूस होती है, मतलब इसमें लेग स्पेस वगैरह बहुत अच्छा दिया हुआ है मारुति ने, लेकिन सीट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया। वो थाई सपोर्ट वगैरह जो थाई सपोर्ट या बैक सपोर्ट भी आपको, बैक सपोर्ट ठीक लगता है? बैक सपोर्ट फिर भी ठीक है, क्योंकि मैं i20 ड्राइव करता रहा हूँ, उसमें थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है, बॉडी हगिंग सीट्स मिलती हैं उसके अंदर। इसके अंदर उस चीज की थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होती है। फैमिली ट्रैवल करती है स्मित जी आपके साथ? फैमिली ट्रिप्स हुए मेरे इसके साथ 2-3 ट्रिप। फैमिली का कैसा रिस्पांस रहा है? बिकॉज़ बूट में तो स्पेस नहीं है। बूट में स्पेस नहीं है, लेकिन जैसे मेरी 4 लोगों की फैमिली थी, अब 5 लोग हैं फैमिली में, और इस गाड़ी के साथ मैंने 5 लोगों को बिठा के ही मतलब लॉन्ग जर्नीज की हैं, फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिलीज के साथ भी। इसमें अगर एक सीट को मैं फोल्ड कर देता हूँ तो मुझे अच्छा खासा वो जो बूट स्पेस की कमी है वो इससे कवर हो जाता है। बाकी इन सेंस ऑफ कंफर्ट मेरे फादर की चॉइस थी ये गाड़ी, मैं पॉइंट ऐड करना भूल गया। जब मैं गाड़ियां देख रहा था तो मेरे फादर ने मुझे इस गाड़ी के लिए इंसिस्ट किया था। वो जब एक बार बैठे तो वो बैठे थे फर्स्ट सीट पे, जब हम ट्रायल लेने गए इस गाड़ी का, तो फर्स्ट सीट पे बैठे वो, फिर मुझे सेकंड रो में बिठाया और खुद जाके थर्ड रो में बैठे, उन्होंने बोला कि ये गाड़ी ले लो। तो कंफर्ट बहुत अच्छा है। वो तो मैं शुरू से ही समझ गया स्मित जी की एक्चुअली आप फैमिली से ही इन्फ्लुएंस होकर के पूरा ये गाड़ी आपने प्लान किया। बट ऑन अ डिफरेंट नोट आई वांट टू आस्क, देखो ठीक है आपने 6 सीटर लिया, एमपीवी लिया, आप चाहते हो वो कंफर्ट रहे, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप थोड़ा बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हो। टाटा बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है। उनका कंसील्ड होता है पूरा सीएनजी टैंक जो है, वो पता ही नहीं चलता, वो पूरी एकदम, मैं सच बताऊं तो लगभग पूरी ही बूट मिलती है। आपको नहीं लगता कि मारुति को कुछ इस तरीके का टेक लाना चाहिए, या वो चीज के देख के कभी तो एनवी होता होगा, कभी तो वो फील होता होगा? बूट स्पेस की हालांकि कमी है इस गाड़ी में, लेकिन मारुति ने इसके बूट स्पेस में काम किया है। इसके बूट में अगर मैं बात करूं, मारुति के दूसरी गाड़ियों के कंपैरेटिवली जिस तरीके से इसके सिलेंडर को फिट किया गया है, वो अपने आप में इसके बूट स्पेस थोड़ा बहुत अच्छा बूट स्पेस आपको देता है। अगर मैं बात करूं, 2 कैबिन ट्रॉलीज इसके अंदर आ जाती हैं, या बैकपैक्स 3 से 4 आ जाते हैं इसके अंदर, तो शॉर्ट टूर्स के लिए मुझे नहीं लगता ये गाड़ी कहीं से खराब है। बाकी लगेज एडजस्ट करने पे हम इंडियंस हैं, तो हमें तो एडजस्टमेंट की आदत है। एडजस्टमेंट मैंने वो भी करके देखी कि लग्जरी रख के मैं इसमें एडजस्टमेंट क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक लखनऊ का ट्रिप किया था, इसमें मैंने एक ट्रॉली बैग, अपना केबिन ट्रॉली बैग सेकंड रो में दोनों सीट्स के बीच में फिट कर लिया था, तो एडजस्टमेंट हो जाती है। बाकी ऐसा मैंने कोई ऐसा लॉन्ग टूर अभी तक नहीं किया, या लंबे टाइम पीरियड का टूर इसमें कोई नहीं किया कि मेरे पास लगेज ज्यादा हो और मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम आई है। ओके, आपने Hyundai की भी गाड़ियां चलाई हैं, मतलब गाड़ियां क्या, गाड़ी चलाई है, एंड देन आप मारुति की भी गाड़ी चला रहे हो। इंजन में किस तरीके का आपको लगता है कि क्या आपको रिस्पांस फील होता है? यानी बिकॉज इट्स अ सीएनजी सिलेंडर, जब आप पंच करते हो या जब आपको ओवरटेक करना होता है, तो ऐसी जगहों पर आपको क्या मतलब डू यू गेट दैट रिस्पांस फ्रॉम अ सीएनजी? अगर मैं कंपेयर करूं तो हाँ, रिस्पांस उसका कम है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पीछे है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एमपीवी के तौर पे जो कि सीएनजी पे है, तो मुझे इस गाड़ी में कभी भी उस तरीके की प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। जिस रेंज की गाड़ी में चला रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उस गाड़ी ने मुझे परफॉर्मेंस से कहीं निराश किया हो। अच्छा। तो 2016 का दौर था जब मैं ड्रिफ्टिंग वगैरह भी करता था, मैं रोड पे ड्रिफ्ट कर लिया करता था, और उन सब चीजों के बाद एक टाइम पे वो कोविड के बाद वो सारी चीजों से मैं आउट हुआ, और 2021 तक जब मैंने अपनी गाड़ी की हालत देखी ना सर, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, जवानी में जब उस गाड़ी के साथ जितना अत्याचार कर लो, बुढ़ापे में वो गाड़ी फिर आपको वो मेंटेनेंस मांग लेगी आपसे। तो जो चीजें गाड़ी में स्टॉक रहनी चाहिए थी, वो भी मुझे चेंज करानी पड़ेगी लास्ट मोमेंट तक। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने 2 साल लगभग इस गाड़ी को चलाया है, कितने हजार किलोमीटर चला दिया है? 42,000 किलोमीटर में इसको ड्राइव कर चुका हूँ। ओके, सर्विस अभी तक हो गई होंगी आपकी? 5 सर्विस हो गई। 5 सर्विस, वो जो एक चेकअप वाला होता है उसको इंक्लूड करके 5 सर्विसेज हो गई। परफेक्ट। तो उस 5 सर्विस में आपका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी रहती है जब आप
इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो एंड सीएनजी रहती है तो? ऑन एन एवरेज 5-5.5 हज़ार रुपए का मुझे अभी तक सारे सर्विसेज को एवेल्युएट करके 5.5 हज़ार रुपए खर्चा रहा है पर सर्विस। और सर्विस से मुझे कोई प्रॉब्लम कभी नहीं रही मारुति के साथ। चारों सर्विसेज में 4 मेजर सर्विसेज हुए, चारों मेजर सर्विसेज में ओवरऑल नई गाड़ी के अंदर ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, उससे इस गाड़ी में कोई और से प्रॉब्लम आती नहीं। एक जगह मैं बहुत निराश हुआ मारुति से, जब बात आई इसके ब्रेकिंग सिस्टम को लेके। ब्रेक के कुछ पार्ट्स चेंज हुए थे। 30,000 किलोमीटर पे उन्होंने मेरे ब्रेक शूज चेंज किए। 27,000 किलोमीटर पे, जो 30 पे होने चाहिए 20 पे होने चाहिए थे, उन्होंने उस टाइम ना चेंज करके उन्होंने बोला कि अभी सर हेल्दी कंडीशन में। और फिर 27 पे वो चेंज हुआ, और उस दौरान से मुझे एक नॉइज आती रही उस ब्रेकिंग में, जो कि अभी तक भी ठीक नहीं हुई ऐसा है। अब वो चीज मैं समझता हूँ, आज से 15 दिन पहले ये गाड़ी अभी वापस सर्विस सेंटर होके आई, और काफी कहा सुनी और काफी बार गाड़ी सर्विस सेंटर जाने के बाद वो चीजें रिजॉल्व हुई हैं। इसके जो ब्रेक्स चेंज हुए, तो जो साइकिल मारुति ने सेट किया कि हाँ मेंटेन करना है आपको, इस टाइम पे ये चेंज करा लेना, और शायद किसी ना किसी अच्छे कैलकुलेशन से ही कंपनीज डिसाइड करती हैं। और उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ओवरलैप करने के बाद जब हमने ब्रेक पैड्स उसके 20,000 पे ना चेंज करके 27 पे चेंज किए, तो मैं समझता हूँ लेफ्ट साइड का जो मेरा आगे का डिस्क प्लेट है वो हल्का फुल्का उस पे उसका असर पड़ा था, जिसकी वजह से गाड़ी में ब्रेकिंग करते टाइम जेटरिंग मुझे महसूस होती थी काफी। अच्छा, वॉबल करती थी गाड़ी, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था ब्रेकिंग के दौरान। मैं जब लखनऊ वाला टूर कर रहा था, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस की कमी उस टाइम थोड़ी सी महसूस हुई थी कि हाँ ब्रेक पे मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसको 110-20 प्लस। आपने किसी और सर्विस सेंटर में जाकर रेक्टिफाई कराने की कोशिश की? टू बी ऑनेस्ट, मैं वो तो मारुति ने एक सर्विस जो अच्छी स्टार्ट की, वो घर से पिकअप कर लेते हैं गाड़ी और घर पे वापस ड्रॉप कर जाते हैं, तो इस कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं आ पाया, और ये गाड़ी उसी सर्विस सेंटर आते जाते रही। आप थोड़ा एस्केलेट करके भी देख सकते हो, ये मेरा अपना पर्सनल सेकंड ओपिनियन मुझे लेना चाहिए था, मैं समझ रहा हूँ। सेकंड ओपिनियन मुझे लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर अभी 37,000 किलोमीटर पे जाके, अब 10,000 किलोमीटर के बाद मेरे दोनों डिस्क प्लेट्स चेंज हुए आगे के, और उसके बाद फिर दोनों ब्रेक शूज भी चेंज हुए। और उसमें कुछ उन्होंने, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से थी, उन्होंने कुछ अपना डिस्काउंट वगैरह मुझे दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो नॉइज चली गई। एक नॉइज और आती थी इसमें, उसके रियर 3rd रो में जो उसके सीट्स हैं, उसके स्प्रिंग से आवाज आ रही थी, और एक बुश है जो पीछे नॉन ड्राइवर साइड पीछे शॉकर के अंदर लगती है, उसमें थोड़ा नॉइज था। जो नॉइज हमेशा जब मैं उसको गाड़ी को फुल लोड करता था, जब मैं इसको 6 सीट लोग बिठा लेता था और उसके बाद एक लंबा टूर कर लेता था मैं, अगर 50-60 किलोमीटर का मैंने ड्राइव कर लिया, उसके बाद वो आवाज स्टार्ट हो जाती थी। उस आवाज को भी रेक्टिफाई करने में इन्होंने कम से कम 3 से 4 विजिट्स गाड़ी पे लगाए। मारुति के साथ मेरा भी ऐसा एक एक्सपीरियंस था। ब्रेक के साथ वो प्रॉब्लम थी। मुझे लगता है ब्रेकिंग के साथ अक्सर मारुति में हो सकता है कि प्रॉब्लम ये आती हो। आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करना। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरी जो स्विफ्ट होती थी, जब मैं उसका ब्रेक प्रेस करता था तो एट टाइम्स वो ब्रेक पूरा प्रेस नहीं होती थी। ऐसा होता था जैसे सॉर्ट ऑफ कोई एयर कुछ वैसा ले लिया हो ब्रेक्स ने, और वो हार्ड हो जाता था। हालांकि वो गाड़ी बिकते बिकते मतलब बिक गई, बट वो जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट 2 साल तक रेक्टिफाई नहीं हो पाई। टोटल 4 साल मैंने उस गाड़ी को चलाया था। बट स्मिथ, एज आई कैन सी दैट यू आर फेयरली सेटिस्फाइड विद XL6। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फैमिली के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या शिकायत थी आपने वो भी बहुत ऑनेस्टी के साथ शेयर किया, एंड मुझे दिख रहा है दैट यू आर अ मारुति एक मेजर मारुति को मैं फीडबैक देना चाहूंगा अगर उस पे काम करें जी। जो टायर एक कॉस्ट के अंदर सारे फीचर्स डाल लोड करने के लिए उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की है। जो कॉस्ट कटिंग आके मुझे महसूस होता है टायर्स पे चली गई है। टायर्स में आपको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी कि हाँ ठीक है भैया अब मैं किसी रफ सरफेस से निकाल दिया। अब जैसा कि डिवाइडर्स होते हैं, फुटपाथ के डिवाइडर्स होते हैं, एक बार किसी रीजन से वो गाड़ी मेरी फुटपाथ पे चढ़ गई और वो टायर कट गया। अच्छा। और ये मेरे 2 टायर्स के साथ हो चुका है। तो आप ये कह रहे हो कि बेटर क्वालिटी के टायर्स इसके अंदर इम्प्रोवाइज किए जा सकते हैं। अभी जो टायर इसमें लगा है वो वॉन्डरर का टायर है, MRF वॉन्डरर है इसके अंदर, MRF है। और बाकी मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेके थोड़ा सा हमेशा कंसर्न रहता है। जिस कोने में आप खड़े, जिस कोने में मैं खड़ा हूँ, अगर इसी कोने पे मेरी गाड़ी सबसे ज्यादा जो कहीं मुझे देखने में लगती है कि हाँ थोड़ा सा कहीं नुकसान हुआ है या टाइम के साथ थोड़ी सी कुछ चीजें बिगड़ गई हैं गाड़ी में, तो यही 2 कॉर्नर्स हैं। फेंडर्स बहुत हल्के हैं इसके। फेंडर्स पे अगर कोई टेक लगा के खड़ा हो जाए सपोर्ट लेके तो फेंडर्स फिर वो अंदर बोनट खोल करके आवाज आती है वापस। ठीक है, आई थिंक कि
कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं एक होता ही है कि थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अगेन बिकॉज बहुत ही मैसिव तरीके की एवरेज दे रही है। 30 की जी। एवरेज मिलना हाईवे के ऊपर, आप इमेजिन करो कि कितना कॉस्ट सेविंग आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति डेफिनेटली इन फीडबैक्स को सुन रहे हैं, बिकॉज ऑफ लेट आप देखो जिस तरीके से डिजायर को उन्होंने अपग्रेड किया है, जी, इनके बिल्कुल, अपने बिल्कुल। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आई है। उसके अलावा फीचर्स और तमाम सारी चीज़ों में जो अपग्रेड कर रहे हैं, तो आई एम होपफुल कि आने वाले टाइम में सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है। और इंडिया में जिस तरीके से ड्राइविंग है ना, ओवरऑल सेफ्टी ज़रूरी हो ही जाती है गाड़ियों की। वेल, बहुत अच्छा लगा स्मित आपसे बात करके। थैंक यू सो Same मच here, sir. फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो ये है जी मारुति सुजुकी एक्सेल 6। इसका डिजाइन जो है वो अर्टिगा से थोड़ा सा अलग जो है वो दिखता है, थोड़ा सा आपको सामने से ब्रॉड लगती है, जबकि अर्टिगा थोड़ी सी आपको नैरोड डाउन लगती है। 12 से 15 लाख अप्रोक्सीमेटली इसकी एक शोरूम जो प्राइस है वो रहने वाली है। जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया, 3 मोटा मोटी वेरिएंट्स में आती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में। जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, जो मैनुअल है वो 5 स्पीड में आता है। जो ये वाला वेरिएंट है ये सीएनजी वेरिएंट है। सीएनजी सिर्फ एक जेटा जो है उसमें ऑफर किया जाता है 5 स्पीड मैनुअल के साथ। इस सेगमेंट के कंपटीशन की अगर बात करें तो ये जो गाड़ी है ये कॉम्पीट करती है किया कारेंस के साथ। अर्टिगा भी जो है वो सिमिलर सेगमेंट में आती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो गाड़ी है ये कंपेयर करती है क्रिस्टा के साथ, बट आई ट्रूली बिलीव कि क्रिस्टा से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्रिस्टा का साइज का भी डिफरेंस है, प्लस वो सिर्फ डीजल मैनुअल में ही ऑफर की जाती है। तो अगर आप अपने फैमिली के लिए एक अफोर्डेबल राइड चाहते हो ना, तो दिस कैन बी योर पिक, बिकॉज 6 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। कैप्टन सीट्स हैं, पेट के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो वो इजी हो जाता है, बच्चों के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो वो इजी हो जाता है। पेट्रोल लेना है, सीएनजी लेना है, वो कॉल जो है आपकी है। सो ये है एक्सेल 6 का एक पूरा ओनरशिप रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये रिव्यू? कोई ओपिनियन है या फिर आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मेरा मेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मैं इंस्टाग्राम पर भी आरजे सत्यम के नाम से मिल जाऊंगा, वहां आप मुझे डीएम कर सकते हो और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हम सबसे आप शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ।